आज हम इस पॉडकास्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को यानी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताबी विषय नहीं है। ये असल में इस पहेली को समझने की कोशिश है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद अच्छी नौकरियां कहाँ हैं। यही तो बात है। हम सब सुनते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाँ, हर जगह यही खबर है। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत से युवा नौकरी के लिए परेशान दिखते हैं। बिल्कुल। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? मुझे लगता है ये समझने के लिए हमें अर्थव्यवस्था की मशीन के पुर्जे खोलने होंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हाँ। लोग करते क्या है? मतलब काम की प्रकृति के आधार पर हाँ। हम अर्थव्यवस्था को 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 हिस्से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक? एकदम। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राथमिक यानी प्राइमरी, इसमें क्या आता है? जैसा नाम से लगता है ये सबसे पहली स्टेज होनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें वो सारी गतिविधियां शामिल हैं जहां हम सीधे सीधे प्रकृति से कुछ हासिल करते हैं। जैसे एक किसान खेत में कपास उगाता है। अच्छा। वो जमीन, पानी, धूप का इस्तेमाल कर रहा है। ये सब प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। इसी तरह खदान से कोयला निकालना, समुद्र से मछली पकड़ना या पशुपालन से दूध निकालना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ये बाकी सारी आर्थिक गतिविधियों का आप कह सकते हैं आधार है, इसीलिए इसे प्राथमिक कहते हैं। अच्छा, तो इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कह सकते हैं क्योंकि ज्यादातर काम तो खेती बाड़ी से ही जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो कपास खेत में उग गया, अब आगे क्या? अब आता है दूसरा पड़ाव, द्वितीयक क्षेत्रक यानी सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ हम प्राथमिक क्षेत्रक से मिले कच्चे माल को किसी फैक्ट्री या वर्कशॉप में एक नई, ज्यादा कीमती चीज में बदलते हैं। मतलब विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। मतलब खेत से आई कपास को धागे में बदलना, फिर उस धागे से कपड़ा बनाना। एकदम। या फिर खदान से निकले लौह अयस्क से स्टील बनाना, और गन्ने से चीनी बनाना भी इसी में आएगा। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए शायद इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। सही बात है। अब हमारे पास कपड़ा तैयार है, लेकिन ये कपड़ा खुद ब खुद बाजार तक तो नहीं पहुंचेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए ट्रक या ट्रेन चाहिए होगी, फिर उसे रखने के लिए गोदाम चाहिए, दुकानदारों को फैक्ट्री मालिक से बात करने के लिए फोन चाहिए, और पैसे के लेन देन के लिए बैंक। और यहीं पर आता है तीसरा और आज के दौर का सबसे अहम क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक यानी ट्रेजरी सेक्टर। ओके। ये क्षेत्रक खुद कोई सामान नहीं बनाता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों की मदद करता है। उन्हें अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज देता है। अच्छा, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। एकदम सही। तो इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन जैसी चीजें आ गई। लेकिन क्या इसमें सिर्फ यही आता है? मैं जो ये चर्चा रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कोई डॉक्टर जो मरीज का इलाज कर रहा है, वो किस में आएगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सेवा क्षेत्रक सिर्फ बिजनेस को सपोर्ट नहीं करता। इसमें वो सभी सेवाएं आती हैं जो सीधे लोगों को दी जाती हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, नाई, धोबी। अच्छा, ये सब भी? हाँ, और आज के डिजिटल युग में तो इसकी परिभाषा और भी बड़ी हो गई है। सॉफ्टवेयर कंपनियां, कॉल सेंटर्स, इंटरनेट कैफे, एटीएम, ये सब सेवा क्षेत्र का ही हिस्सा है। ये तो साफ है कि ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल, एक मजबूत चेन की तरह है। किसान को ट्रैक्टर चाहिए जो फैक्ट्री में बनता है, और फैक्ट्री वाले को खाने के लिए अनाज चाहिए जो किसान उगाता है, और दोनों को अपना सामान इधर उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होती है। जब देश में इतनी सारी चीजें, कार, कपड़े, सॉफ्टवेयर, बिस्किट बन रही हैं, तो हम देश की कुल तरक्की को नापते कैसे हैं? हाँ, ये तो सवाल है। क्या हम एक कार और 10 बिस्किट के पैकेट को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं? नहीं, ये तो बेवकूफी होगी। तो फिर हम उनकी कीमत जोड़ते होंगे, है ना? हाँ, हम उनकी कीमत ही जोड़ते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है। हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत ही जोड़ते हैं। अंतिम वस्तु, इसका क्या मतलब हुआ? इसे किसी आसान उदाहरण से समझाइए। चलिए बिस्किट का ही उदाहरण लेते हैं। एक किसान एक मिल को 20 रुपए किलो में गेहूं बेचता है। ठीक है। मिल उस गेहूं को पीसकर आटा बनाती है और एक बिस्किट कंपनी को 25 रुपए किलो में बेच देती है। ओके। वो कंपनी उस आटे में चीनी, तेल वगैरह मिलाकर 80 रुपए का एक पैकेट बिस्किट बनाकर ग्राहक को बेचती है। अब बताइए, देश की कुल पैदावार में हम कितना पैसा जोड़ेंगे? 20 + 25 + 80 यानी 125 रुपए। एक मिनट, अगर हम 125 रुपए जोड़ेंगे तो हम गेहूं की कीमत 3 बार गिन रहे हैं। हाँ,
एक बार गेहूं के तौर पर, फिर आटा में और फिर बिस्किट में, ये तो गड़बड़ है। तो हम सिर्फ 80 रुपए जोड़ेंगे क्योंकि बिस्किट आखिरी चीज है जो ग्राहक तक पहुंची। बिल्कुल सही। यहाँ गेहूं और आटा मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, यानी इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो आगे कुछ और बनाने के काम आई। बिस्किट अंतिम वस्तु है। तो अगर हम सबको जोड़ देंगे तो इसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं और अर्थव्यवस्था असल से कहीं ज्यादा बड़ी दिखेगी। एकदम। तो किसी एक साल में देश की सीमाओं के अंदर पैदा हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को ही हम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यही बताता है कि अर्थव्यवस्था का साइज कितना बड़ा है। बिल्कुल। तो जीडीपी का नंबर जितना बड़ा, अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी। आजकल एक और शब्द बहुत सुनने में आता है, जीवीए। ये क्या है? जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें जीडीपी से भी ज्यादा बारीक तस्वीर दिखाता है। ये बताता है कि अर्थव्यवस्था के हर हिस्से ने, जैसे खेती ने या फैक्ट्री ने, असल में कितनी वैल्यू ऐड की है, टैक्स और सब्सिडी के हिसाब को अलग रखकर। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, पर मूल विचार वो ही है। समझ गया, ये समझना जरूरी था। तो श्रोताओं के लिए यहाँ एक छोटा सा सवाल है। अपने घर में इस्तेमाल होने वाली किसी एक अंतिम वस्तु के बारे में सोचिए, जैसे कि आपकी टी शर्ट। कमेंट्स में बताइए कि उसे आप तक पहुंचाने में कौन कौन सी मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं लगी होंगी। बहुत अच्छा सवाल है। अब असली मुद्दे पर आते हैं। इन तीनों क्षेत्रकों में भारत की कहानी समय के साथ कैसे बदली है? हाँ, ये जानना जरूरी है। विकसित देशों में हमने देखा है कि पहले कृषि मुख्य थी, फिर उद्योग और अब सेवा क्षेत्र का दबदबा है। सही। तो भारत की कहानी में क्या कोई ट्विस्ट है? चलिए 1977-78 से 2017-18 यानी 40 साल के सफर को देखते हैं। उत्पादन के लिहाज से क्या बदला? उत्पादन के लिहाज से तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है। इन 40 सालों में उत्पादन तीनों ही क्षेत्रों में बढ़ा है, लेकिन सबसे विस्फोटक बढ़ोतरी हुई है सेवा क्षेत्र में। अच्छा, हाँ। तो 2017-18 तक आते आते सेवा क्षेत्रक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक बन गया, जिसने कृषि को बहुत पीछे छोड़ दिया। जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा अब सर्विसेज का है। वाह, ये तो अच्छी खबर है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था मॉडर्न हो रही है, विकसित देशों के रास्ते पर चल रही है। हाँ, एक तरह से। तो इसका मतलब ये भी हुआ होगा कि सबसे ज्यादा नौकरियां भी अब सेवा क्षेत्र में ही होंगी, राइट? और यहीं पर हमारी कहानी में सबसे बड़ा और सबसे चिंताजनक मोड़ आता है। मतलब? जवाब है नहीं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जब सबसे ज्यादा पैसा और उत्पादन सेवा क्षेत्र में हो रहा है, तो नौकरियां वहां क्यों नहीं है? यही भारत की आर्थिक कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, पैराडॉक्स है। कागज पर हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन सर्विस सेक्टर बन गया है, आईटी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। लेकिन जमीन पर देश की आधी से ज्यादा आबादी का पेट आज भी खेती से ही पलता है। उत्पादन में कृषि का हिस्सा लगातार घटा है, लेकिन रोजगार में आज भी सबसे बड़ा हिस्सा उसी का है। अरे बाप! ये जो उत्पादन और रोजगार के बीच की गहरी खाई है, इसी में भारत के विकास की सबसे बड़ी चुनौती छिपी हुई है। ये तो चौंकाने वाली बात है। तो फिर कृषि क्षेत्र में इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं जब वहां उतना उत्पादन ही नहीं हो रहा? वो अल्प बेरोजगारी यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। अल्प बेरोजगारी? हाँ, इसे छिपी हुई बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। आम भाषा में कहें तो काम तो है पर नाम का, मतलब जहाँ 2 लोगों की जरूरत है वहाँ 5 लोग लगे हैं। इसे किसी उदाहरण से समझाइए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जरूर। मान लीजिए किसान है लक्ष्मी, उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, उसके परिवार में 5 लोग हैं और सभी उसी खेत पर काम करते हैं। ठीक है। बाहर से देखने पर लगता है कि कोई भी खाली नहीं बैठा, सब मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि उस 2 हेक्टेयर जमीन पर ढंग से खेती करने के लिए असल में सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है। अगर परिवार के 2 लोग उस खेत से हटकर कहीं और काम करने लगे, तब भी खेत की पैदावार उतनी ही रहेगी, कम नहीं होगी। अच्छा। इसका मतलब वो जो 2 अतिरिक्त लोग थे, वो काम करते हुए तो दिख रहे थे, पर असल में वो बेरोजगार थे। उनकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था। समझ गया। ये तो सिर्फ गांव की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। शहरों में भी जो दिहाड़ी मजदूर हैं, पेंटर हैं, प्लम्बर हैं, जिन्हें हर रोज काम नहीं मिलता या जो दिन भर मेहनत करके भी बहुत कम कमा पाते हैं, वो भी तो एक तरह से अल्प बेरोजगार ही हुए। बिल्कुल। वे ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। तो श्रोताओं के लिए हमारा दूसरा सवाल, क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसी छिपी हुई बेरोजगारी देखी है जहां किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए लगते हैं? अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
हाँ, जरूर बताइएगा। तो इस समस्या का समाधान क्या है? हम और नौकरियां, खासकर अच्छी नौकरियां कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हमें कई मोर्चों पर काम करना होगा। लक्ष्मी के ही उदाहरण पर लौटते हैं। अगर सरकार या बैंक उसे कुआं खोदने के लिए सस्ता लोन दे, तो वो सिंचाई कर पाएगी और साल में दूसरी फसल भी उगा सकेगी। अच्छा। इससे उसके परिवार के बाकी 2 लोगों को उसी खेत में सार्थक काम मिल जाएगा। ये तो हुआ खेती के अंदर ही रोजगार बढ़ाना, लेकिन हमें तो लोगों को खेती से बाहर निकालना है। सही कहा। उसके लिए हमें गांवों के पास ही छोटे उद्योगों का जाल बिछाना होगा, जैसे दाल मिलें लगाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, ताकि किसान अपनी फसल बेहतर दाम पर बेच सकें। और इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें बनाना। इससे ट्रांसपोर्ट और व्यापार में भी नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना बहुत जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, एक अनुमान कहता है कि अकेले शिक्षा क्षेत्र में ही 20 लाख नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। मैंने मनरेगा के बारे में भी सुना है, वो इसमें कैसे फिट होता है? लेकिन मनरेगा जैसी योजनाओं की अक्सर आलोचना भी होती है कि ये एक स्थायी समाधान नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, शॉर्ट टर्म में मनरेगा एक लाइफलाइन है। ये ग्रामीण गरीबों को साल में 100 दिन के काम की गारंटी देकर एक सामाजिक सुरक्षा देता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म समाधान नहीं है। तो लॉन्ग टर्म समाधान क्या है? उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर में, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, ऐसी नौकरियां बनानी होंगी जो लोगों को खेती से बाहर एक बेहतर भविष्य दे सकें। असली चुनौती वही है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि लोग क्या काम कर रहे हैं, पर एक और बहुत बड़ा सवाल है, वो ये काम किन शर्तों पर कर रहे हैं? हाँ, यहीं से बात आती है संगठित और असंगठित क्षेत्र की। बिल्कुल। इसे समझने के लिए कांता और कमल का उदाहरण लेते हैं। कांता एक ऑफिस में काम करती है। उसकी नौकरी पक्की है, उसे हर महीने समय पर तनख्वाह मिलती है। उसे पीएफ, मेडिकल छुट्टी और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। उसके काम के घंटे तय हैं। ये है संगठित क्षेत्रक, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो सरकारी नियमों के दायरे में काम करता है। एकदम। और अब कमल को देखिए। कमल, कांता का पड़ोसी। हाँ, वो पास की एक किराना दुकान पर दिहाड़ी मजदूरी करता है। उसे कोई सुविधा नहीं मिलती। जिस दिन काम पर नहीं जाता, उस दिन की मजदूरी कट जाती है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं। उसे कल ही काम से निकाला जा सकता है। बिल्कुल, ये है असंगठित क्षेत्रक, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये सरकारी नियंत्रण से लगभग बाहर होता है और यहाँ मजदूरों का बहुत शोषण होता है। और दुख की बात यह है कि भारत के ज्यादातर कामगार, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, फेरी वाले इसी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। यही असलियत है। मतलब अच्छी नौकरियां न सिर्फ संख्या में कम हैं, बल्कि जो हैं भी उनमें से ज्यादातर असुरक्षित हैं। अब जल्दी से आखिरी वर्गीकरण को भी देख लेते हैं, मालिकाना हक पर आधारित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। हाँ, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ये तो आसान लगता है। सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर, जिसका मालिक सरकार हो, जैसे भारतीय रेलवे या सरकारी बैंक। सही। और निजी यानी प्राइवेट सेक्टर, जिसका मालिक कोई व्यक्ति या कंपनी हो, जैसे टिस्को या रिलायंस। लेकिन सरकार को बिजनेस करने की जरूरत क्या है? सरकार का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि लोगों का कल्याण करना होता है। सड़कें, पुल, बिजली घर बनाने में बहुत भारी निवेश लगता है, जो शायद कोई प्राइवेट कंपनी ना करना चाहे। हाँ, क्योंकि इसमें फायदा तुरंत नहीं दिखता। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक तक पहुंचाना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसलिए एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्रक देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने अर्थव्यवस्था को 3 नजरियों से देखा। लोग क्या काम करते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। किन शर्तों पर करते हैं? संगठित, असंगठित। और उनके काम की जगह का मालिक कौन है? सार्वजनिक और निजी। और हमने भारत की आर्थिक कहानी के सबसे बड़े रहस्य को छुआ कि जीडीपी का इंजन तो सेवा क्षेत्रक बन गया है, लेकिन रोजगार का डिब्बा आज भी कृषि क्षेत्रक में अटका हुआ है। और इसी असंतुलन की वजह से हमें छिपी हुई बेरोजगारी और असुरक्षित नौकरियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए कुछ सवाल हैं। पहला, आपके परिवार के सदस्य जो काम करते हैं, वे किस क्षेत्रक में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? दूसरा, क्या उनका काम संगठित क्षेत्रक में है या असंगठित? उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? तीसरा,
आपके अनुसार भारत में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? चौथा सवाल, सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा यानी सार्वजनिक क्षेत्र पर ज्यादा खर्च क्यों करना चाहिए? आपकी क्या राय है? और आखिरी सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप इन तीनों क्षेत्रों में से किस में काम करना चाहेंगे और क्यों? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में आपको मदद मिली होगी और अब आप अपने आसपास हो रही आर्थिक गतिविधियों को एक नई नजर से देख पाएंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ड्रोना चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।